Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on transformation. The question is again on the concept of describe. Let's just read out the question. The question has three parts, and in all the three parts we have to describe the transformation. This is the figure in which triangle ABCD has been drawn. In the first part, describe fully that single transformation that maps triangle A onto triangle B. So triangle A is basically the object and triangle B is the image. As we discussed this in the previous video, जो onto के word से पहले लिखा होता है that is the object, और जो onto के word से बाद लिखा होता है that is the image. तो यहाँ triangle A ये triangle का symbol है, तो दिस इज ट्राइंगल ए, मतलब ट्राइंगल ए जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ट्राइंगल बी आपका इमेज हो गया। अब देखते हैं पहले ये ट्राइंगल ए और बी है किधर। तो दिस इज ट्राइंगल ए एंड दिस इज ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी के साइज में कोई डिफरेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, दोनों एक जैसे साइज में बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये इनलार्जमेंट नहीं हो सकती, और ये रोटेशन भी नहीं हो रही। रोटेट होने के बाद ये एज इट इज तो नहीं बन सकता। और उसके बाद मेरे पास बच जाता है रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है। तो एक ही चीज़ बची, दैट इज़ द ड्रैग, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इसमें जो ट्रांसलेशन हो रही है वो एक्स एक्सिस पे भी कुछ बॉक्सेस हो रहे हैं शिफ्ट, और वाई एक्सिस पे भी कुछ बॉक्सेस शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट दिस इज ट्रांसलेशन, सो वी हैव टू राइट द ट्रांसलेशन वेक्टर। और ट्रांसलेशन वेक्टर में हमारे पास दो नंबर्स आते हैं। पहला जो ऊपर का नंबर होता है और वो एक्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या मूवमेंट हो रही है, और जो नीचे का नंबर होता है वो वाई एक्सिस की मूवमेंट के बारे में बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो बस एक पॉइंट से ही हमें जो है वो ट्रांसलेशन वेक्टर मिल जाएगा। इसका मतलब है ये कितना, अब ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने यहाँ ओ लिख दिया, और ये इमेज है, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट और इमेज ही सही तरीके से नहीं आइडेंटिफाई किया तो आपका ट्रांसलेशन वेक्टर भी गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 बॉक्सेस जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है ये -6 हो जाएगा। और ऊपर कितना जा रहा है, 1 2 3, तो इसका मतलब है कि 6 -6 और 3 जो है वो इसका ट्रांसलेशन वेक्टर बन जाएगा। और पहले पार्ट में मुझे लिखना पड़ेगा कि डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसलेशन है, एंड द वेक्टर इज -6 3। -6 मीन्स 6 ऑन लेफ्ट, और 3 मतलब +3 है, तो अप जो है वो 3 हो गया। द सेकेंड पार्ट, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन टू ट्राइंगल सी। अब यहाँ ट्राइंगल बी जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, और ट्राइंगल सी जो है वो मेरा इमेज है। तो अब बी और सी को देखते हैं। दिस इज बी, ये मेरे पास बी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो रब कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो चेंज कर देता हूँ कलर। तो नाउ दिस इज माई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्राइंगल बी पहले लिखा है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया अब, और ये मेरा जो है वो इमेज हो गया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना फिर जो है ना सारी चीज़ें हमारी गलत हो जाएंगी अगर हमने ऑब्जेक्ट और इमेज को ही गलत जो है वो आइडेंटिफाई किया। तो ऑब्जेक्ट और इमेज मार्क कर लिया मैंने। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। तो बी और सी के साइज में वाजे फ़र्क नज़र आ रहा है, बी बड़ा है और सी आपका छोटा है। इसका मतलब है इन्लार्जमेंट हो रही है, क्योंकि इन्लार्जमेंट वाहिद ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें साइज चेंज होता है। तो यहाँ इन्लार्जमेंट हो रही है। इन्लार्जमेंट में हमें हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। द फर्स्ट थिंग इज द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट, एंड द सेकंड थिंग इज द स्केल फैक्टर। तो कभी भी पहले स्केल फैक्टर नहीं बताएंगे, हमेशा पहले सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट फाइंड आउट करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट, आपको याद होगा कि हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को जो है वो सेम लाइन से ज्वाइन करना होता है। जहाँ वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट होता है। तो अगर अब मैं इन दोनों शेप्स को देखूं गौर से, तो ये वाला जो पॉइंट है हाइपोटेन्यूज ये रही। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, आपको ये जो पॉइंट नजर आ रहा है वो ये बन गया, ठीक है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है जो ये नजर आ रहा है वो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे। तो अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन करने वाला हूँ लाइंस के साथ। मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब मैं जब इनको ज्वाइन करूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी, जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है ब्लू से, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। और उसके बाद जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को, तो मेरी इस तरह की लाइन आएगी और ये यहाँ पे मीट करेंगे। इसका मतलब है दिस इज माई सेंटर। ये -2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है। तो -2 और 1 जो है ना, ये मेरा सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट हो गया। तो पहले मैंने इन्लार्जमेंट लिखा, फिर मैंने सेंटर लिखा -2 और 1।
अब मुझे जो है वो स्केल फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। तो स्केल फैक्टर के लिए क्या मुझे करना पड़ेगा, इमेज का साइज कोई भी एक साइड ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ये 1 हो गई, ठीक है, ये 1 हो गई। और इसकी ये वाली जो साइड है कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गई, ये 2 हो गई। तो इसका मतलब है कि इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ होता है स्केल फैक्टर, तो ये हो जाएगा 1/2। लेकिन चूंकि इसका सेंटर जो है वो इन बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज है, चूंकि सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, इसका मतलब है कि मेरा स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा। तो मेरा स्केल फैक्टर जो है वो -1/2 आ गया। इसीलिए हम कभी पहले स्केल फैक्टर नहीं लिखते, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, देन वी फाइंड आउट द स्केल। हमेशा स्केल जो है वो हम बाद में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें सेंटर बताता है कि स्केल की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अगर सेंटर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में होता है तो स्केल फैक्टर आपका नेगेटिव होता है। अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक साइड पे होते हैं, सेंटर एक साइड पे होता है, तो हमारा स्केल फैक्टर पॉजिटिव होता है। इसको भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, जो हमने एनलार्जमेंट की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी। अगर तुमने नहीं देखी वो वीडियो तो लाजमी देख लेना, वो इसकी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है ट्रांसफॉर्मेशन की उसी में, ठीक है। तो इनलार्जमेंट हो रही है पार्ट 2 में, और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है वो -2 और 1 आ रहा है, जैसे कि तुम्हें यहाँ वर्किंग में नजर आ रहा है। एंड देन द स्केल फैक्टर इज -1/2, माइनस इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरा सेंटर जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल बीच में आ गया। लास्ट पार्ट देख लेते हैं। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल सी ऑन टू ट्राइंगल डी। नाउ एंगल सी, सॉरी, ट्राइंगल सी इज द ऑब्जेक्ट एंड ट्राइंगल डी इज द इमेज। अब सी और डी की बात हो रही है, इसका मतलब है इसको भी रब कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी और डी को देख लेते हैं गौर से, ये भी मैं रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ। सी और डी को अगर आप देखते हो तो इनके साइज में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आ रहा। दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। सी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये ऑन टू के वर्ड से पहले ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। अब यहाँ मुझे कोई डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ इन्लार्जमेंट नहीं हो रही। और ये जो है वो ट्रांसलेशन भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन में ओरिएंटेशन सेम रहती है, ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम रहती है, यहाँ ओरिएंटेशन डिफरेंट है। और ये रिफ्लेक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब है रोटेशन ही हुई। रोटेशन में जो है वो इसको पकड़ के जो है वो इधर कर दिया, इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रही है रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। रोटेशन में 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन बताना पड़ता है, एंगल ऑफ रोटेशन बताना पड़ता है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज आइडेंटिफाई कर ली, डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे क्या करना है, इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सेंटर आई हैव टू ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो अब मुझे ये देखना है कि यार इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ब्लू लाइन से। ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और जब ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा तो इसका मतलब है दूसरा पॉइंट मैं ये वाला ले सकता हूँ, एक ये हो गया, और दूसरा वाला मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है। आप जो है वो इन दोनों को भी ले सकते हो, यू कैन टेक दिस एंड दिस एज वेल। तो जब आप इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो वो इस तरह बनेगा, और ये जो जहाँ दोनों मीट करेंगे ये पॉइंट आपका कहलाएगा -1 और 0। ये वाला पॉइंट होगा वो, यहाँ पे मीट करेंगे दोनों -1 और -0, क्योंकि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं बनेगा और इसका और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो यूं करके आएगा। तो यहाँ दोनों मीट करेंगे, दिस विल बी माई सेंटर ऑफ रोटेशन -1 और 0। और जब आप इन दोनों को यूं करके ज्वाइन कर लोगे, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेशन है, और जो सेंटर आ रहा है वो आ रहा है -1 और 0। तो ये 3 बातें आप लिखोगे तो यू विल गेट द 2 मार्क्स, आपको मिल जाएंगे। रोटेशन लिखा, रोटेशन के बाद जो है वो जो सेंटर है वो -1 और 0 है, वो कैसे पता चला, वो हमने 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। एक आपको ये ब्लू से नजर आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक ये रेड से आ रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए यू हैव टू मार्क द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, आपको कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। तो ये ब्लू वाला ये रहा एक, और ये रहा ब्लू वाला एक, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बना। और उसके बाद ये रेड वाला मार्क ले लिया यहाँ से, और ये जो है यहाँ पे ये वाला रेड होगा, ठीक है। जब इन दोनों का लोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए यू हैव टू कंपास, यू हैव टू ओपन योर कंपास मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा कंपास खोलते हैं। एक बार यहाँ रख के एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और फिर यहाँ रख के कट करते हैं, जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। जब आप ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इस पॉइंट पे मीट करेंगे, दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन -1 और 0। अब जब सेंटर ऑफ रोटेशन बन जाएगा तो उसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को 2 लाइन से ज्वाइन करके इनके बीच का एंगल देख लेते हैं, तो हमें एंगल ऑफ रोटेशन भी पता चल जाता है। तो 90 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन है, और डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है।
तो दिस इज द आंसर ऑफ द फाइनल पार्ट, थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया। रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सेंटर इज -1 और 0।